बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से हम किसी घूर्णनशील पिंड की घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो उसका तरीका क्या था कि यदि हमें किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात है, किसी दिए गए अक्ष के सापेक्ष यदि उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र मालूम है तो उस अक्ष के सापेक्ष हम उस पिंड की घूर्णन त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे कि जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र दिया गया है उसको बराबर लिख देंगे m के स्क्वायर के यहां पर क्या है, उस पिंड की घूर्णन त्रिज्या होगी उस दिए गए अक्ष के सापेक्ष। अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है। तो कोणीय संवेग से समझने से पहले निश्चित रूप से आपको रेखीय संवेग के बारे में मालूम ही होगा। तो किसी पिंड का रेखीय संवेग क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, वो है रेखीय संवेग P बराबर होता है पिंड का या वस्तु का द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कोणीय संवेग की, क्योंकि वस्तु घूर्णन कर रही है तो घूर्णनशील वस्तु में कोणीय संवेग होगा। और वो कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए हम उस पिंड के रेखीय संवेग का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो उसी के आधार पर हमने यहां पर एक छोटी सी परिभाषा भी लिख रखी है कोणीय संवेग की। किसी घूर्णनशील पिंड का कोणीय संवेग का मान उसके रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। हमने बल आघूर्ण ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर रेखीय संवेग का आघूर्ण भी ज्ञात करेंगे, जैसे बल आघूर्ण ज्ञात किया गया था। तो देखिए, समझिए, यहां पर देखिए मैंने पिंड को ले रखा है ए बिंदु पर जिसका द्रव्यमान m है और ये XY तल में घूर्णन कर रहा है। इस पिंड का रेखीय संवेग P इस तीर की दिशा में है, क्योंकि संवेग जो है रेखीय संवेग सदिश राशि है। और इस पिंड की घूर्णन अक्ष से सदिश दूरी r ली गई है और r का परिमाण जो है वो r के बराबर है, क्योंकि r तो सदिश है और उसका परिमाण r है। और ये r और p के बीच का कोण थीटा है। स्थिर सदिश r और इसके रेखीय संवेग p के बीच कोण थीटा बन रहा है और इस कोण का एक शीर्षाभिमुख कोण होगा जो कि POAN है, वो भी थीटा ही होगा। अब यहां पर जो पिंड घूर्णन कर रहा है वो कैसे कर रहा है, z अक्ष समझो, z अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। तो अब हम यहां पर इस पिंड के रेखीय संवेग का आघूर्ण इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो कोणीय संवेग इसी परिभाषा के अनुसार कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा रेखीय संवेग का दिए गए अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण। तो कोणीय संवेग को हम L या J से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय संवेग का मान लिखें हम जो कि P है और इसका आघूर्ण निकालें। तो आघूर्ण P का आघूर्ण इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष यदि निकालना है तो हमें P की क्रिया रेखा यानी रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे और उसकी गुणा कर देंगे। तो P बराबर हो जाएगा P रेखीय संवेग का दिए गए अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, रेखीय संवेग गुणा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा
की घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसी प्रकार हमने बल आघूर्ण भी ज्ञात किया था। बल आघूर्ण भी क्या किया था? बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक उसी तरह से इस रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को गुणा करेंगे इसके रेखीय संवेग से। तो ये तो रेखीय संवेग तो P हो गया, और लंबवत दूरी क्या है? ON है। ON है इस क्रिया रेखा P की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ON हो गई। अब ON का मान ज्ञात किया गया है त्रिभुज OAN के द्वारा। तो यहां पर देखिए साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब ON बटे कर्ण OA। तो OA का परिमाण जो है वो R के बराबर है। तो इस तरह से ON बराबर आ गया R साइन थीटा। P बराबर हो गया R साइन थीटा। P गुणा R साइन थीटा हो गया। तो L का मान हो गया हमारा P R साइन थीटा। एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र हो गया, यदि P का मान रख दें, P का मान क्या है? MV है, MV R साइन थीटा। एक दूसरा सूत्र आ गया कोणीय संवेग का। यहां पर P बराबर है MV, M द्रव्यमान है उस कण या पिंड का। तो इस तरह से हमें दो सूत्र प्राप्त हो गए यहां पर। अब P का अधिक जो मान है यहां पर यल का जो मान है, अधिकतम मान कब होगा? जब ये कोण थीटा का मान 90 डिग्री हो। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या होगा? कोणीय संवेग का मान अधिकतम होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यल का मान जो होगा वो अधिकतम होगा, अधिकतम हो जाएगा, और वो बराबर हो जाएगा या तो PR के बराबर होगा या यल बराबर हो जाएगा MVR। ये अधिकतम मान है, यल बराबर PR या यल बराबर MVR। चूंकि ये हमारा कोणीय संवेग एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बतानी चाहिए, और इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, सदिश के रूप में भी लिखना आना चाहिए। इसी सूत्र को हम दूसरे ढंग से सदिश के रूप में लिख दें, ये हो जाएगा R क्रॉस P। ये देखिए यहां पर हमने कोणीय संवेग को का सदिश रूप में लिखा है, और वो जो है R जो सदिश स्थिति सदिश है, और जो उसका रेखीय संवेग उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट करने पर हमें L का मान प्राप्त हो जाता है। इसकी दिशा भी बता देते हैं। इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? जिस तरह से हम कोणीय वेग की दिशा ज्ञात करते हैं या बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक वही नियम यहां पर भी लगाएंगे। अर्थात यहां भी हम दक्षिणावर्त पेंच के नियम से कोणीय संवेग की दिशा, कोणीय संवेग की दिशा कैसे याद करते हैं? दक्षिणावर्त पेंच के नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। और इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए दाहिना हाथ लिया और दाहिने हाथ को R पर रखा और P की तरफ मोड़ दी, उंगलियों को P की तरफ मोड़ा, है ना, ऐसे। तो अंगूठा बाहर की तरफ निर्देशित हो रहा है, अर्थात यहां पर जो कोणीय संवेग की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। यदि हमारा पिंड इस XY तल, इसको मान लें, बोर्ड के तल को मान लें, XY तल में वामावर्त दिशा में ऐसे घूम रहा है, तो उसके कोणीय संवेग की दिशा बाहर की तरफ इस तल के लंबवत होगी। यदि वो दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे ऐसे घूमने लगता है तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा होगा। उस केस में जो है कोणीय संवेग की दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत होगी। और दक्षिणावर्त पेंच से भी समझ लेते हैं, पेंच के नियम से भी समझ लेते हैं। यदि पेंच ये है
अब इसको यदि हम वामावर्त दिशा में घुमाएं तो पेंच क्या होगा, खुलेगा। खुलेगा का मतलब है ये बाहर की तरफ निकल करके आएगा। तो जे की दिशा जो है तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और यदि हम इसको कसने लगे ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं तो ये पेंच अंदर की तरफ जाएगा, और उस स्थिति में जे की जो दिशा होगी या कहें एल की जो दिशा होगी वो इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो यहां पर पिंड एक्स वाई तल में घूर्णन कर रहा है और उसके कोणीय संवेग की दिशा जो है वो जेड अक्ष के अनुदिश है। अब हम इस सूत्र को एक दूसरे रूप में लिखें और उससे हम एक नया कंक्लूजन निकालेंगे, वो भी समझना जरूरी है। वो क्या है देखिए जरा। यदि हम इस सूत्र को, जो हमारा सूत्र आया था क्या, कि एल बराबर आया था पी आर साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी साइन थीटा गुणा आर। ये पी साइन थीटा क्या है, पी रेखीय संवेग है, इसका मतलब रेखीय संवेग के दो घटक हम निकालते हैं। एक घटक जो होगा इस घूर्णन जो वृत्त बन रहा है, वृत्ताकार मार्ग में ही तो घूम रहा है वो, तो उसकी त्रिज्या के अनुदिश जो घटक होगा पी कॉस थीटा होगा, और एक लंबवत घटक होगा जो कि पी साइन थीटा होगा। तो यही पी साइन थीटा क्या है, इसके रेखीय संवेग का लंबवत घटक है। तो यल जो कोणीय संवेग क्या हो गया, कोणीय संवेग बराबर हो गया रेखीय संवेग का लंबवत घटक गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो कोणीय संवेग का यह भी सूत्र निकल करके आता कि किसी कण या पिंड का कोणीय संवेग कैसे ज्ञात करते हैं, वो होता है रेखीय संवेग के लंबवत घटक को घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी से गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसकी मीनिंग क्या हुई, जो कि मैंने नोट कर रखी है, क्या कि किसी पिंड या कण के कोणीय संवेग के लिए रेखीय संवेग का लंबवत घटक उत्तरदायी है। कोणीय संवेग के लिए उसके रेखीय संवेग का लंबवत घटक उत्तरदायी है, जो जबकि दूसरा घटक जो कि त्रिज्य घटक है पी साइन थीटा, उसका कोई रोल नहीं है कोणीय संवेग में। ये वही बात हुई जिस तरह से हमने देखा था कि बल आघूर्ण में बल का लंबवत घटक ही घूर्णन के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक उसी प्रकार यहां पर रेखीय संवेग का लंबवत घटक ही कोणीय संवेग के लिए उत्तरदायी है, न कि त्रिज्य घटक। तो ये एक नई बात समझ में और आ गई है। अब हम इसका मात्रक लिख देते हैं। मात्रक देखिए, हमें हमारा सूत्र क्या है, P बराबर है एम बी आर साइन थीटा, है ना। मैक्सिमम स्थिति में एम बी आर हो गया, तो यम द्रव्यमान है तो ये हो गया किलोग्राम। बी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और एक आर का मीटर आएगा तो मीटर गुना मीटर यानी मीटर का वर्ग हो जाएगा, और सेकेंड नीचे रहेगा। तो इस तरह से कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर वर्ग पर सेकेंड हो गया। दूसरा इसका मात्रक ये होता है जूल सेकेंड, ये भी याद रखें। इसकी विमा भी हमें मालूम होनी चाहिए। इस मात्रक की सहायता से विमा लिख सकते हैं। किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान, यम यल का वर्ग, पर सेकेंड है तो टी की पावर -1, ये इसकी विमा हो गई। तो इस तरह से हमने कोणीय संवेग के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो कोणीय संवेग के लिए पिंड के रेखीय संवेग का लंबवत घटक उत्तरदायी है, ये भी बात नोट रखें, समझ ले। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि अगला टॉपिक है क्या, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ये मैंने हेडिंग डाल रखी है, ये डाल रखी है कोणीय संवेग,
कोणीय संवेग तथा जड़त्वाघूर्ण में क्या संबंध होता है, ये हम यहां पर समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो माना कोई पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। यह जैसे मान लिया, चित्र देखिए, चित्र से समझिए, ये कोई पिंड है जो कि इस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है और जो कोणीय वेग है ओमेगा है। क्योंकि ये पिंड बहुत से कणों से मिलकर के बना है, ऐसा कि हम ले रहे हैं, मान लिया n कणों से मिलकर बना है, और ये जो इसके विभिन्न कण हैं, जैसे मान लिया एक कण m1 है, घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पर है, उसी तरह से एक कण m2 है, m3 है, इस तरह से m4 है और mn है ना। ये क्रमशः r1, r2, r3, rn दूरियों पर हैं। ये दूरियां जो हैं इन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां हैं। अब मान लिया ये घूर्णन करा, तो घूर्णन करने से क्या होगा, ये जो कण है अभी यहां पर है, घूर्णन करने पर ये जब पिंड घूम जाएगा तो इनकी स्थिति बदल जाएगी। मान लिया ये यहां पर आ जाते हैं, m1 यहां पर आ गया और m2 यहां पर आ गया और m3 यहां पर आ गया। तो देखिए इस स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2 से सभी कण एक समान कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। वो कोण क्या है, थीटा है। मतलब इसका मतलब कोणीय वेग इन सभी कणों का समान है और वो इस पिंड के कोणीय वेग के बराबर है। लेकिन क्या है कि देखिए m1 जो कण है वो उसका जो रेखीय विस्थापन है वो इतना है, डेल्टा S1 है, और m2 कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा S2 है, और m3 कण का विस्थापन जो है वो डेल्टा S3 है। तो S1, S2, S3 जो रेखीय विस्थापन है वो अलग अलग है, अतः इन सभी कणों के रेखीय वेग अलग अलग होंगे। रेखीय वेग v बराबर होता है डेल्टा S बटे समय डेल्टा t। तो क्योंकि इन सभी कण अलग अलग रैखिक विस्थापन तय कर रहे हैं, इसलिए इनके रेखीय वेग अलग अलग होंगे। यही बात हमें यहां पर लिखनी है। मैंने समझा दिया उस बात को, अब इसको लिख दीजिए। पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान जो हैं m1, m2 डैश 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 mn है, तथा इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहें, दूरियां क्रमशः r1, r2 डैश 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 rn हैं। पिंड के घूर्णन करने पर सभी कणों का कोणीय वेग समान रहता है, परंतु इन कणों के रेखीय वेग अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सभी कणों का रेखीय विस्थापन अलग अलग है। ये कारण भी लिख दिया हमने। तो इनका क्या होगा कि
वेग जो है, रेखीय वेग अलग अलग होगा। तो मान लिया पहले कण का रेखीय वेग क्या होगा, एक कण के लिए पहले हम लिख दे रहे हैं हर एक बात। एक पहले कण का रेखीय वेग v1 बराबर हो जाएगा r1 ओमेगा। तो इसका इसी कण का संवेग निकाल लेते हैं, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग p1 बराबर हो जाएगा m1v1, तो m1 r1 ओमेगा हो गया। अब इस कण का जो है इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग निकाल लें। इस कण का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं अभी हम समझा चुके हैं। तो इस कण का कोणीय संवेग L1, कोणीय संवेग लिख दीजिए, कोणीय संवेग L1 बराबर हो जाएगा P1 R1 के बराबर, है ना। तो L1 बराबर हो गया, P1 की वैल्यू ये है m1 R1 ओमेगा इंटू R1। तो इस तरह से L1 बराबर हो गया m1 R1 वर्ग, ये हो गया। तो इसी तरह से सभी अन्य कणों के भी कोणीय संवेग होंगे। इसी प्रकार अन्य कणों के संवेग क्रमशः क्या होंगे, L2 होंगे, L3 होंगे और लास्ट का Ln होगा। अतः पूरे या कहें अतः पिंड का परिणामी संवेग L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस डैश Ln। आप इसको इनके मान रख दीजिए। तो हमने L1 का मान निकाला है, उसी के आधार पर L2 और L3 लिखे जा सकते हैं। तो ये हो गया m1 R1 का वर्ग ओमेगा प्लस m2 R2 का वर्ग ओमेगा प्लस डैश 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 लास्ट में mn Rn का वर्ग ओमेगा। यहां पर देखिए ओमेगा कॉमन ले लीजिए, तो m1 R1 का वर्ग प्लस m2 R2 का वर्ग प्लस डैश 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 mn Rn का वर्ग और बाहर ब्रैकेट के ओमेगा। तो L बराबर हो गया, ये क्या है, जड़त्व गुण है, उस पूरे पिंड का जड़त्व गुण है। तो इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, I ओमेगा। L बराबर हो गया I ओमेगा। तो यहां I क्या है, यहां I बराबर है m1 R1 का वर्ग प्लस m2 R2 का वर्ग प्लस डैश 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 mn Rn का वर्ग, क्या है, पिंड का जड़त्व गुण है। इस तरह से कोणीय संवेग L का मान आ गया, क्या आ गया, इसको हम लैंग्वेज में लिख दें, कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व गुण गुणा क्या है, कोणीय वेग। तो किसी पिंड का कोणीय संवेग जो है उसके जड़त्व गुण और उसके कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगला टॉपिक हमारा है कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, जो कि दूसरा टॉपिक है, ये है क्या है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध।
रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। देखिए अभी हमने देखा किसी घूर्णनशील पिंड का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग यल बराबर होता है आई ओमेगा। ठीक है ना? इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो देखिए समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी यल बाई डी टी बराबर हो जाएगा आई गुणा डी ओमेगा बाई डी टी। ये पहले समीकरण हो गए। इससे पहले हम एक और संबंध समझ चुके हैं, वो क्या है? हम जानते हैं कि बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है आई गुणा अल्फा। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है, यानी डी ओमेगा बाई डी टी है। तो इसको हम डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं, आई गुणा डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब कोणीय वेग परिवर्तन की दर। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है, जिसको हम डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए दाहिना पक्ष दोनों का बिल्कुल एक जैसा है ना? तो इसका मतलब बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कर दीजिए और तो हमें पता लगेगा डीएल बाई डी टी बराबर हो गया टॉ के। अर्थात डीएल बाई डी टी क्या हुआ? कोणीय वेग परिवर्तन की दर, अर्थात कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, न कि वेग। यल क्या है भाई? कोणीय संवेग है, तो ये है कोणीय, अर्थात कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगने वाले बाह्य, ये क्या है? बल आघूर्ण के बराबर होती है। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगने वाले बाह्य बलाघूर्ण के बराबर होती है। डीएल बाई डी टी बराबर होता है टॉर्क। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। इसी आधार पर हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे और वो है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस जैसे कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत था, वो क्या था? किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है तो उस वस्तु का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है या कहें नियत रहता है। तो यहां पर वहां था बल, यहां होगा बल आघूर्ण, बस इतना ही अंतर है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसके अनुसार यदि किसी घूर्णनशील पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है ना,
यदि किसी घूर्णनशील पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है या अनुपस्थित है, बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित, यदि किसी पिंड पर, ऐसे कर लिख देते हैं, किसी घूर्णनशील पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। देखिए, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई इन्हीं शब्दों को नहीं रटना है। किसी घूर्णनशील पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है या कहें संरक्षित रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि dl/dt बराबर होता है टॉर्क, ये बल आघूर्ण है। तो यदि टॉ बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, dl/dt यदि बराबर हो गया 0 के, और किसी भी राशि का प्रथम अवकलन गुणांक यदि 0 है तो इसका मतलब वो राशि एक नियत राशि है, अर्थात यल बराबर नियतांक। यल बराबर नियतांक, इसका मतलब यल का मान होता है आई ओमेगा, आई ओमेगा नियतांक हो गया, अर्थात I1 ओमेगा 1 बराबर होता है I2 ओमेगा 2। ये निष्कर्ष निकल करके इस कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आया। इसके आधार पर हम कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण भी लेते हैं, उसको समझिए। आपने देखा होगा, टीवी में तो जरूर ही देखा होगा, कि यदि कोई तैराक है, किसी ऊंचाई पर खड़ा होता है और ऊंचाई पर खड़े होकर के वो पानी में छलांग लगाता है। छलांग लगाते समय वो अपने शरीर को सीधा पानी में न ले जा करके, जैसे कूदता है, कूदने के बाद शरीर को मोड़ लेता है ना, मतलब वो एक तरह से घूर्णन करने जा रहा था, उसने शरीर को मोड़ लिया। जब शरीर को मोड़ लिया तो क्या हो गया कि उसके शरीर का जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो गया। तो जड़त्व आघूर्ण का मान जब कम हो गया तो ओमेगा मतलब कोणीय वेग उसका बढ़ गया। वो क्या होगा कि जल्दी से ऐसे घूमने लगेगा, मतलब कलैया लगाने लगेगा, जिसको हम समरसॉल्ट कहते हैं। तो ये कैसे, ये हम बताएंगे। I1 ओमेगा 1 बराबर होता है I2 ओमेगा 2। तो जब वो शुरुआत में कूदने जा रहा था, शुरुआत की थी, तो उस समय उसके जो जड़त्व आघूर्ण वो I1 था और उसका कोणीय वेग ओमेगा 1 रहता। ठीक है, अब उसने क्या किया, I2 को घटा लिया। जब उसने शरीर के भागों को मोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया, तो I2 क्या हो गया, घट गया, जिससे क्या होगा, ओमेगा 2 जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि I1 ओमेगा 1 का गुणनफल बराबर होना चाहिए I2 ओमेगा 2 के। तो I2 तो घट गया, इसलिए ओमेगा 2 को बढ़ जाना चाहिए, और वो पानी तक पहुंचने से पहले इस तरह से 2-3 कलैया या कहें समरसॉल्ट कर लेता है। तो समरसॉल्ट या कलैया लगाने में क्या मदद कर रहा है, यानी जब वो कूदने जा रहा था तो उसके शरीर की कुछ जड़त्व आघूर्ण था, और ज्यादा से ज्यादा एक बार वो कलैया लगाता। लेकिन जब उसने अपने शरीर के भागों को मोड़ करके जड़त्व आघूर्ण कम कर लिया, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान वितरण पर। पहले घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान दूर दूर था, शरीर के अंग जो है दूर दूर थे, लेकिन जब उसने इकट्ठे कर लिए तो पूरे शरीर का द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के पास में आ गया, जिससे क्या हुआ, I2 उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो गया। तो क्या होगा, ओमेगा जो उसका कोणीय वेग था बढ़ जाएगा, और वो आसानी से 2-3-4 कलैया या समरसॉल्ट करने में सक्षम हो जाएगा। उसी तरह से एक होता है बैले डांसर। बैले डांसर क्या करते हैं कि डांस करते हैं, एकदम से चक्कर लगाने लगते हैं। तो वो भी ठीक इसी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। मान लिया जो डांसर है वो डांस कर रहे हैं, अपने पैरों हाथों को फैलाए हुए हैं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं, है ना।
अचानक उन्होंने क्या किया कि अपने पैरों और हाथों को शरीर के पास में मोड़ करके ले आए घूमते समय। तो क्या हुआ, जब वो अपने शरीर के अंगों को जो है बॉडी से चिपका लेंगे तो उनकी क्या होगी, जड़त्वाघूर्ण कम हो जाएगा। जब जड़त्वाघूर्ण कम हो जाएगा तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। तो जो पहले कोणीय वेग था उसकी तुलना में वो तेजी से घूमने लगेंगे। तो जब बैले डांसर नाचते हुए अपने अंगों को शरीर के पास में लाता है तो क्या होता है कि उसके शरीर का जड़त्वाघूर्ण कम हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है और वो जल्दी से चक्कर काटने लगता है। एक तीसरा उदाहरण है कि मान लिया कोई प्लेटफॉर्म है, इस पर एक आदमी प्लेटफॉर्म घूम रहा है। अब एक आदमी यहां पर खड़े होकर के हाथों में डंबल पकड़े हुए, भारी डंबल पकड़े हुए, इस तरह से हाथों में डंबल को फैलाए हुए पकड़े इस पे खड़ा है। ये प्लेटफॉर्म घूम रहा है। अब क्या है कि ये व्यक्ति भाई इसका क्या होगा, एक जड़त्वाघूर्ण होगा। अब यदि ये व्यक्ति अपने हाथों में जो भारी डंबल पकड़े हुए है उसको एकदम से अचानक पास ले आएगा तो क्या होगा, इसका जड़त्वाघूर्ण कम हो जाएगा। तो जो प्लेटफॉर्म का घूर्णन वेग जो है या कहें कोणीय वेग जो है ओमेगा का मान बढ़ जाएगा और वो प्लेटफॉर्म थोड़ा तेजी से घूमने लगेगा। ये कुछ जो है हमारे दैनिक जीवन में के आधार पर कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा की। देखिए यहां पर हम पिंड को विभिन्न कणों से मिलकर बना हुआ मानते हैं और उसी के आधार पर सारे सूत्र निकाले जा रहे हैं। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझना है कि किस तरह से हम पिंड को विभिन्न कणों से मिलकर बना हुआ माने और उसके आधार पर सूत्र निकाल लें। तो अब हम बात करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा की। घूर्णन गतिज ऊर्जा की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर भी वही बात मानेंगे कि माना कि कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। पिंड के विभिन्न कणों का कोणीय वेग एक समान रहेगा। कोणीय वेग ओमेगा, जो पिंड का कोणीय वेग होगा वही कोणीय वेग उसके विभिन्न कणों का रहेगा। पिंड के विभिन्न कणों का कोणीय वेग ओमेगा एक समान रहेगा, परंतु कणों के रेखीय वेग अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि घूर्णन करते समय कणों के रेखीय विस्थापन अलग अलग होते हैं, इसलिए उन कणों के रेखीय वेग अलग अलग होंगे। क्या है, जब माना कि कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, पिंड के विभिन्न कणों का कोणीय वेग ओमेगा एक समान रहेगा, परंतु कणों के रेखीय वेग अलग अलग होंगे, क्योंकि घूर्णन करते समय कणों के रेखीय विस्थापन अलग अलग होते हैं। अभी हमने समझाया था। माना कणों के द्रव्यमान m1 m2 mn है तथा इन कणों की घूर्णन अक्ष से
लंबवत दूरियां क्रमशः क्या है, r1 है, r2 है, डैश 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 rn है ना। तो अब यहां पर भी हम एक कण की गतिज ऊर्जा निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे तो पूरे पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। पहले पिंड का रेखीय वेग क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा r1 ओमेगा, क्योंकि r1 दूरी पर है। अब हम इसका जो है इसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए पिंड, इस कण की गतिज ऊर्जा, इस कण की गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1 का वर्ग, तो ये हो जाएगी 1/2 m1 और v1 का मान ये है तो r1 ओमेगा का वर्ग। तो इस तरह से कण की गतिज ऊर्जा आ गई, कण की गतिज ऊर्जा बराबर हो गई 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एक कण की गतिज ऊर्जा है। इसी तरह से सभी कणों की गतिज ऊर्जाएं होंगी और पूरे पिंड की गतिज ऊर्जा पता करने के लिए विभिन्न कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग कर देंगे, है ना। इसी प्रकार ये पहले कण की गतिज ऊर्जा है K1, इसको लिख देते हैं K1 बराबर इतना है। इसी प्रकार अन्य कणों की गतिज ऊर्जा K2, K3 Kn होगी। पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी सभी कणों की घूर्णन गतिज ऊर्जा का योग। पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होगी सभी कणों के घूर्णन गतिज ऊर्जा का योग। तो योग कर दीजिए और क्या, तो K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस डैश 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 Kn। तो मान रख लीजिए K1 K2 K3 के डैश 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 K 1/2 mn rn का वर्ग ओमेगा स्क्वायर। यहां पर क्या है कि देखिए 1/2 और कॉमन है और साथ में m1 ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का वर्ग और ओमेगा स्क्वायर इधर लिख दिया। ये देखिए इससे आप परिचित होंगे, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर क्या है, ये जड़त्वाघूर्ण है पिंड का। तो ये हो जाएगा 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये हो गया i पूरा यहां से यहां तक i हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया ke लिखें या k लिख दें, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया 1/2 जड़त्वाघूर्ण गुणा उसके कोणीय वेग का वर्ग, पिंड के कोणीय वेग का वर्ग। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो गई गतिज ऊर्जा, ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, घूर्णन गतिज ऊर्जा है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो गया। घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर हो गई, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर हो गई जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय वेग का वर्ग।
और 1/2 और लगाना है। तो काइनेटिक एनर्जी जिस तरह से देखिए हाफ mv² जो है रैखिक गति में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक वैसा ही यहां पर भी कुछ आ रहा है। के बराबर आ रहा है 1/2, द्रव्यमान की जगह क्या आ रहा है, जड़त्वाघूर्ण आ रहा है, और वेग की जगह पर कोणीय वेग आ रहा है। क्योंकि घूर्णन में जो रोल जड़त्वाघूर्ण का है वही रोल जो है रैखिक गति में द्रव्यमान का होता है। वहां रेखीय वेग होता है, यहां कोणीय वेग होता है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें निश्चित रूप से समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।